एक इंसान देखो एक आइडिया के लिए मर सकता है, लेकिन वो आइडिया उनकी मौत के बाद हजारों जिंदगियों में फिर से जन्म लेगा। ये कोट है, बहुत ही पावरफुल कोट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इतिहास से देखो हमें अनेकों एग्जाम्पल्स मिलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो हम हमारे देश से लेंगे, भगत सिंह का। देखो अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी दे दी। जिन प्रिंसिपल्स के लिए, जिन आइडियाज के लिए भगत सिंह लड़ रहे थे, क्या वो खत्म हो गए फांसी के बाद? नहीं, बल्कि देखो भगत सिंह को भी पता था कि जिन प्रिंसिपल्स के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूं, मेरी मौत के बाद बल्कि देखो ज्यादा से ज्यादा युवा जो हैं वो और ज्यादा नेशनलाइज हो जाएंगे, और ज्यादा मेरे आइडियाज को अपनाएंगे और ब्रिटिशर्स का सामना करेंगे। और हुआ भी यही। समझ गए? भगत सिंह के जाने के बाद भी उनके प्रिंसिपल्स, उनके आइडियाज हजारों जिंदगियों में फिर से उन आइडियाज ने जन्म लिया। यानी हजारों लोगों ने भगत सिंह के आइडियाज और प्रिंसिपल्स को अपनाया उनकी डेथ के बाद। आप सोक्रेटिस का एग्जांपल ले लीजिए। जिन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी को थोड़ा सा भी पढ़ा है उनको पता होगा, सोक्रेटिस को कैद कर दिया गया था। उनके पास भागने का मौका था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया भागने से। उन्होंने बोला, यार मैं जिन प्रिंसिपल्स के लिए लड़ रहा हूं, ये तो उनका वायलेशन होगा अगर मैं यहां से निकल जाता हूं। तो उन्होंने ना हंसते हंसते मौत को गले से लगा लिया। उन्होंने जहर का प्याला पी लिया। ये एग्जाम्पल्स हैं कैसे पर्सन की जान चली गई, लेकिन जिन आइडियाज के लिए उन्होंने अपनी जान दी ना, वो आइडियाज अमर हो गए। सोक्रेटिस बाद में देखो वेस्टर्न फिलोसफी की फाउंडेशन बनते हैं। ये पावरफुल कोट देखो दो चीजें सिखाता है। एक तो देखो वो महान लोग, मतलब लोगों में ना अपने प्रिंसिपल्स और आइडियाज और बिलीव्स के प्रति कन्विक्शन होता है, जिसके लिए वो अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। और उसी का ये एग्जाम्पल है जैसे भगत सिंह। दूसरा ये है, आप इंडिविजुअल्स को स्प्रेस कर सकते हो, आइडियाज को नहीं। कॉमन चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान को खत्म किया जा सकता है लेकिन आइडिया को नहीं। डेट आज की 10 अप्रैल है। हिंदू से देखो दो आर्टिकल्स आज हिंदू में ना क्लाइमेट चेंज से संबंधित हैं। एक आज उठाएंगे, एक कल उठाएंगे। वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आज डिस्कस करते तो क्लाइमेट चेंज थोड़ा ज्यादा हो जाता। 3 इश्यूज आज डिस्कस करेंगे। एक तो ये वाला साइड में जो है इंडियन ग्रेट बस्टर्ड के प्रोटेक्शन से संबंधित। दूसरा आर्टिकल सी राजा मोहन का है, अच्छा आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से। यूएस चाइना के बीच में रिलेशंस और इंडो पैसिफिक रीजन पर क्या इंपैक्ट, खास करके इंडिया पर। तीसरा आर्टिकल आईआईटीज के स्टूडेंट्स में डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस, सुसाइड्स से संबंधित है। तीनों डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट से संबंधित है, फंडामेंटल राइट्स और क्लाइमेट चेंज से संबंधित। सिलेबस में देखो आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? सुप्रीम कोर्ट ने देखो एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है, क्लाइमेट चेंज के बुरे इफेक्ट से बचना यह जनता का एक फंडामेंटल राइट है। क्लाइमेट चेंज के बुरे इफेक्ट्स जैसे कि देखो आपको पता है, कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, कई बार सूखा आ जाता है, कई बार बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है। इससे क्या होता है? इससे होता है फसलों को नुकसान, पानी की कमी, सी में पानी का लेवल बढ़ना, नए नए डिजीज़ का आना, स्प्रेड होना। ये क्या है? ये सब देखो एग्जाम्पल्स हैं क्लाइमेट चेंज के बुरे इफेक्ट्स के। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला, ये देखो सिटीजन्स का एक फंडामेंटल राइट है, सरकार उनकी सुरक्षा करे क्लाइमेट चेंज के इन बुरे प्रभावों से। समझ गए? ब्रीफ में आपने जान लिया, अब थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये जजमेंट तो दे रखा था, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट ये एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ना हमेशा से आर्टिकल 21 को ना काफी ब्रॉड मैनर में इंटरप्रेट किया है। आर्टिकल 21 जो है ना संविधान का, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना बहुत सारी चीजें बोली हैं कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सांस ले रहे हो, जिंदगी जी रहे हो, बस नहीं। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें क्लीन इन्वायरमेंट भी आता है। जैसे देखो मैं आपको ना थोड़ी सी और डिटेल्स देता हूं। 1987 का केस था
MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नाम था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस देखो इस इश्यू से संबंधित है, एक फैक्ट्री से ना ओलियम गैस लीक कर रही थी, तो पिटिशनर ने मांग की थी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए फैक्ट्री वालों की। तो उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू हेल्दी जो इन्वायरमेंट है वो सिटीजन्स का एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। लेकिन ये तो पुरानी चीज है, नया ये हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है इवन क्लाइमेट चेंज के जो बुरे प्रभाव हो रहे हैं ना, उनसे बचना भी सिटीजन्स का एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ना दो फंडामेंटल राइट से लिंक किया है। एक तो देखो आर्टिकल 21 ही राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंतर्गत आता है, एक सुप्रीम कोर्ट ने ना इसे आर्टिकल 14 से भी लिंक किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला अगर देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्वायरमेंट खराब हो गया और क्लाइमेट चेंज की वजह से मान लीजिए फूड में कमी हो गई, पानी में कमी हो गई, तो इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव किस पर पड़ेगा? जाहिर तौर पे गरीब लोगों पे पड़ेगा, महिलाओं पे पड़ेगा। आज इससे संबंधित एक आर्टिकल भी है कि क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा असर महिलाओं पे होता है। तो फिर राइट टू इक्वालिटी तो वायलेट हो गया ना। जो अमीर लोग हैं वो तो देखो क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभावों से बच जाएंगे जैसे तैसे करके। अगर गर्मी ज़्यादा है AC लगवा लेंगे, 5-5 AC लगवा लेंगे, गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाएगा? तो आर्टिकल 14 वायलेट होता है जब क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभाव आते हैं, तो ये भी फंडामेंटल राइट का एक वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 से भी जोड़ा है। अब आप बोलोगे सर केस का नाम तो बताइए, ये तो बताइए हुआ क्या है। ठीक है, एक बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया, अब मैं आपको केस का नाम और पूरा माजरा बताता हूं किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। देखो इस लैंडमार्क केस का नाम था M.K. रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। आर्टिकल में आगे पीछे होगा, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च करता हूँ ना पूरा इशू ताकि आपको समझ में आ जाए, तो कई बार होता नहीं है आर्टिकल में। ठीक है, समरी में आपको मिल जाएगा, जो समरी आपके साथ शेयर होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये केस का नाम था। ये केस ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसके बारे में हम प्री में पढ़ते रहते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, गुजरात में, राजस्थान में मिलता है। इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है ना वो कम होती जा रही है। और सबसे बड़ा थ्रेट जानते हो क्या है? सबसे बड़ा थ्रेट है राजस्थान और गुजरात में बहुत सारी सोलर एनर्जी वाली जो कंपनीज है ना वो अपने प्लांट्स सेटअप कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जा रही हैं। इन ट्रांसमिशन लाइंस की हाइट ज्यादा नहीं होती, खेतों के ऊपर से ये जाती हैं ट्रांसमिशन लाइंस, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना ये टकरा जाते हैं इन बिजली वाली लाइन से, और जिसकी वजह से इनकी जान चली जाती है। इस वजह से संख्या पहले से काफी कम थी, अब इन ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से संख्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की और भी कम हो रही है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये स्पीसीज हैं। तो ना 2019 में ये M.K. रंजीत सिंह ये सुप्रीम कोर्ट में आए, कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलके इन्होंने एक पिटीशन डाली थी कि भैया इस क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाया जाए। तो 2 साल तक मामले की सुनवाई चली। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ना राजस्थान और गुजरात सरकार को ना एक आदेश दे दिया कि भैया आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स उठाइए। क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्य सरकारों को? सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देखो जहां पे प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी समझते हो? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला प्रायोरिटी मतलब जहां पे ये बर्ड्स रहते हैं वो पर्टिकुलर एरिया, वहां पे, और जहां पे पोटेंशियल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिल सकते हैं, मतलब जहां पे कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा इस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रायोरिटी एरियाज में और पोटेंशियल एरियाज में। प्रायोरिटी एरियाज में जहां पे ये रहते हैं, पोटेंशियल एरियाज जहां पे मिलने की संभावना है। दोनों जगहों पे ना आप ट्रांसमिशन लाइंस को ना अंडरग्राउंड ले जाओ, जमीन के नीचे ले जाओ, बजाय
हवा में जाएं और जहां इन लाइन से ये पक्षी टकराएं, नहीं, आप क्या करो, जमीन खोदो और जमीन के नीचे इन ट्रांसमिशन लाइंस को दबा दो। यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 2021 में आया था। इसके बाद देखो 3 यूनियन मिनिस्ट्रीज, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, ये 3 मिनिस्ट्रीज एक साथ आ गई और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी। इन तीनों मिनिस्ट्रीज ने सुप्रीम कोर्ट को बोला, अरे नहीं सर जी, ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। क्यों? 3 मिनिस्ट्रीज ने बोला ये ट्रांसमिशन लाइंस को जमीन में दबाना बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं हो पाएगा हमसे। ये तो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा टारगेट है वो बिगड़ जाएगा अगर हम इन ट्रांसमिशन लाइंस को जमीन के नीचे दबाना स्टार्ट करेंगे, तो ये फिजिबल नहीं है सर जी। तो फिर इन 3 मिनिस्ट्रीज ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट से ये बोला कि आप ये जो ऑर्डर है ना 2021 वाला, जिसमें आपने बोला ट्रांसमिशन लाइंस को जमीन के नीचे बिछा दो, आप इसे मॉडिफाई कर दो या फिर वापस ले लो, रिकॉल कर लो। तो अब इसी पिटीशन, तो अब इसी केस में 3 मिनिस्ट्रीज की पिटीशन पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 का जो ऑर्डर है ना उसे वापस ले लिया। तब तक के लिए वापस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, देखो हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, वो कमेटी ये पता लगाएगी कितना नुकसान हो सकता है, मतलब कितना खर्चा आएगा ट्रांसमिशन लाइंस को अंडरग्राउंड करने से, क्या फिजिबिलिटी है, कहां पे फिजिबिलिटी नहीं है, किस एरिया में करना चाहिए, किस एरिया में नहीं करना चाहिए। ये कमेटी पूरी रिसर्च करके पूरा एस्टिमेट लेके हमें बताएगी और उसके बाद हम फिर फाइनल डिसीजन देंगे इस इशू पे। लेकिन सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आप ना क्लाइमेट चेंज को भैया इग्नोर नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभावों से बचना यह जनता का एक फंडामेंटल राइट है। लास्ट में देखो हम ये बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सपर्ट कमेटी सेटअप की है ना, यह सुप्रीम कोर्ट की एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि देखो यहां पे ना 2 चीजों के बीच में कंफ्लिक्ट है। एक तरफ एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस करनी है, दूसरी तरफ हमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो टारगेट है उसे भी एड्रेस करना है। तो दोनों के बीच में ना बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है ना फंडामेंटल राइट और क्लाइमेट चेंज से संबंधित, ये देखो क्लाइमेट चेंज के फार रीचिंग इंपैक्ट्स को एक्नॉलेज करता है और इस बात पे जोर देता है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमें प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे। अब देखो पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स और अलग अलग स्टेक होल्डर्स को मिलके काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जा सकें जो देखो सभी कंसर्न्स को इफेक्टिवली एड्रेस करें। तो ये पूरा आर्टिकल, पूरा इशू हमने समझा। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का है। सी राजा मोहन इस इशू को एनालाइज करते हैं, चाइना और यूएस के बीच में जो एंगेजमेंट है वो क्या इंडिया के लिए रिस्क है या फिर अपॉर्चुनिटी है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पिछले कुछ सालों में ना यूएस चाइना रिलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स और टेंस हो गए हैं। आज के समय में यूएस ने ना चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजी अपना के रखी है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल कंपटीशन। आप बोलोगे सर ये रिस्पॉन्सिबल कंपटीशन की स्ट्रेटेजी क्या है? इसका मतलब देखो ये है, जहां पॉसिबल हो कोऑपरेट करो, जहां जरूरत हो चैलेंज करो। मतलब कंपटीशन को कॉन्फ्लिक्ट में ना तब्दील होने दो, अदरवाइज कंपटीशन करते रहो। फिर से बोलता हूं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। यूएस चाहता है कि चाइना के साथ ना जहां पॉसिबल हो कोऑपरेट करो। जैसे देखो क्लाइमेट चेंज का इशू है, नॉर्थ कोरिया को रोकना है नए नए एडवांस वेपन्स बनाने से, या फिर कोविड-19 की महामारी को रोकना है। मतलब जहां पॉसिबल हो चाइना के साथ कोऑपरेट करो और जहां पॉसिबल हो चाइना को चैलेंज करो। कितने इश्यूज पे यूएस जो है वो चाइना को चैलेंज कर रहा है, चाहे वो उइगर मुस्लिम्स का इशू हो, ताइवान का इशू हो, हांगकांग का इशू हो, साउथ चाइना सी का इशू हो, न जाने कितने ऐसे इश्यूज हैं जिन पर यूएस चाइना को चैलेंज कर रहा है।
बस यूएस ये चाहता है कि ना जो कंपटीशन है ना वो कन्फ्लिक्ट में ना तब्दील हो जाए। अगर कन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गया तो इससे ना सिर्फ इन दोनों देशों को बल्कि पूरे वर्ल्ड को नुकसान होगा। तो ये यूएस की पॉलिसी है रिस्पॉन्सिबल कंपटीशन वाली, समझ गए। लेकिन देखो इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफी इंप्रूव हुए हैं पिछले कुछ सालों में। कुछ ना कुछ इंडिया को भी लगता है अगर चाइना के साथ युद्ध हो जाता है तो हमें यूएस सपोर्ट करेगा। बट कई बार यूएस चाइना के साथ ज्यादा अपनी दोस्ती बढ़ाता है ना, तो इंडिया में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ना इसको लेकर डाउटफुल हो जाते हैं। डाउटफुल क्यों? उन्हें लगता है कि यूएस चाइना का जो ये एंगेजमेंट है ना, इसकी वजह से यूएस अपने मित्र देशों को नेग्लेक्ट कर देगा, भूल जाएगा। इंडिया को डर यह है कि यूएस चाइना को कुछ कंसेशंस भी दे सकता है। कंसेशंस जैसे देखो वो इश्यूज जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल चाइना यूएस के बीच में एंगेजमेंट हो रहा है, दोस्ती बढ़ रही है, तो चाइना यूएस को बोल देगा यार आप ना इंडिया और हमारे रिलेशंस के ऊपर कुछ मत बोलो, एलएसी पर जो टेंशंस है ना इस पर कुछ मत बोलो और इंडिया को सपोर्ट मत करो, बाकी हमारी दोस्ती हम मेंटेन करते हैं। तो इंडिया को डर ये है कुछ कंसेशंस दे सकता है एंगेजमेंट होने पर यूएस चाइना को, और वो कंसेशंस इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकते हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स का ये जो डाउट है ना वो सही नहीं है, क्योंकि देखो आज के समय में ना यूएस का चाइना के साथ इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ रहा है अलग अलग एरियाज में। जैसे दोनों देशों के बीच में एक होड़ मची है, टेक्नोलॉजी पर डोमिनेंस किसकी होगी, और चाइना एशिया में अपना इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो इससे ना यूएस मजबूर हो गया है कुछ काउंटर स्टेप्स लेने के लिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, यूएस में ना आज के समय में दो पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक वाले हैं और रिपब्लिक वाले हैं। दोनों ना इस बात पे सहमत हैं कि चाइना को कंटेन करना है, चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है। फर्क है तो इंटेंसिटी में। जब ट्रंप राष्ट्रपति थे ना रिपब्लिकन पार्टी से, वो ज्यादा एग्रेसिव थे चाइना के अगेंस्ट। ट्रेड वार उस समय स्टार्ट हो गया था चाइना और यूएस के बीच में। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तो ट्रेड वार जो है वो खत्म हो गया। नहीं, आज भी चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ लगाए हुए हैं। तो राइटर कहते हैं दोनों पार्टीज की इस बात पे सहमति है कि भैया चाइना को कंटेन करना है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव है, डेमोक्रेटिक पार्टी इस मुद्दे पे थोड़ी कम एग्रेसिव है, लेकिन प्लान तो उनका भी यही है कि चाइना को कंटेन करना है। फर्क है तो इंटेंसिटी का। इसके बाद राइटर बताते हैं एंगेजमेंट कैसे बढ़ा है पिछले कुछ समय में यूएस चाइना के बीच में। अब जैसे देखो पिछले हफ्ते की बात है, एक लंबी फोन कॉल हुई बाइडेन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में। 2022 के लास्ट में बाली समिट हुआ था ना, वहां पे दोनों ने मुलाकात की, और चाइना के राष्ट्रपति एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक की मीटिंग अटेंड करने के लिए लास्ट नवंबर सैन फ्रांसिस्को में गए थे। इसके अलावा अभी यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन जो हैं वो चाइना के टूर पे हैं। तो ये बढ़ी हुई एंगेजमेंट दिखाता है। यूएस का मैसेज देखो साफ साफ चाइना को ये है, हम देखो म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक टाइज चाहते हैं, हम ऐसे इकोनॉमिक रिलेशंस चाहते हैं जिनसे दोनों को फायदा हो। बट हाँ, एक चीज जरूर है, हम चाइना को इमर्जिंग टेक सेक्टर्स पर डोमिनेट नहीं करने देंगे किसी भी सूरत पे। इसलिए तो यूएस चाहता है कि चाइना को बढ़िया बढ़िया एडवांस टेक्नोलॉजी ना मिले, चिप्स ना मिले। ये यूएस की कोशिश है ताकि इमर्जिंग जो टेक इंडस्ट्री है उस पर चाइना का डोमिनेंस ना हो। अब देखो कंपटीशन के कंटेक्स्ट में ना, आज सुबह की ये न्यूज है, बाइडेन जो है ना वो जापानीज पीएम किशिदा को होस्ट कर रहे हैं। यह दिखाता है कि देखो एक तरफ यूक्रेन वार चल रहा है और दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी इंडो पैसिफिक यूएस के फोकस से हटा नहीं है। इंडो पैसिफिक यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अब समिट हो रहा है ना जापान और यूएस के बीच में, इसमें देखो जापान और यूएस के बीच में मिलिट्री टेक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने पे फोकस होगा। आज के समय में जो जापान है वो यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एक पिलर बन चुका है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। देखो जो ओकस ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसमें 3 देश हैं ओकस में,
यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है और यूके है। इस पार्टनरशिप में मेनली ये भी चाइना के अगेंस्ट ही है। यूएस और यूके मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन दे रहे हैं। तो ना अब यूएस चाहता है कि जापान भी इस ओकस ग्रुप का पार्ट बने। अगर जापान इस ओकस ग्रुप का पार्ट बनता है ना, तो जापान एक वैल्यूएबल पार्टनर होगा, क्योंकि जापान के पास ना एक्सपर्टीज है बहुत सारी चीजों में, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में, हाइपरसोनिक वेपन्स में, एआई में। तो फिर तो देखो ये देश मिलके काम करेंगे और मिलके फिर चाइना को और ज्यादा कंटेन करने की कोशिश करेंगे। समझ गए? और एग्जांपल्स देता हूं आपको। जैसे देखो, क्वाड का भी हिस्सा है जापान। क्वाड में तो आपको पता है इंडिया भी है। तो यूएस की ये जो स्ट्रेटजी है ना, वो मिनीलेटरलिज्म की स्ट्रेटजी है। क्या है? मिनीलेटरलिज्म। मिनीलेटरलिज्म मतलब यूएस ना छोटे छोटे ग्रुप्स बनाता है पर्टिकुलर फोकस के साथ में, और वो फोकस है चाइना को कंटेन करना। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स यूएस ने बनाए हुए हैं। जैसे वेस्ट में है I2U2 है, इसमें है इंडिया है, इजराइल है, यूएस है, यूएई है, क्वाड है, ओकस है, और भी बहुत सारे हैं। चिप 4 है। चिप 4 अलायंस के बारे में आपने सुना है? चिप 4 अलायंस में ये सारे देश हैं, जैसे साउथ कोरिया, जापान, यूएस और एक देश है ताइवान। 4 देश हैं। चिप 4 अलायंस है ये। इनका काम ये है, मतलब इस मकसद के साथ ये 4 देश आए हैं, सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई को सिक्योर करना, डिपेंडेंसी ना हो और चाइना के हाथ में सेमीकंडक्टर्स ना जाएं। हालांकि चाइना अपना अलग से बना रहा है। मतलब पॉइंट ये है, इस चिप 4 में भी जापान है। एक और ट्राइलेटरल ग्रुप है जिसमें यूएस है, जापान है, फिलीपींस है। तो ये यूएस की मिलिटरिज्म की स्ट्रेटजी है कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएं एक कॉमन पर्पज के साथ में। वो पर्पज इन सारे ग्रुप्स में तो देखो यही है कि चाइना को कंटेन करना। स्पेसिफिकली अगर बात करें, फिलीपींस, जापान, यूएस का जो एक ट्राइलेटरल ग्रुप है, ये है साउथ चाइना सी में साउथ चाइना सी में चाइना की एग्रेशन को रोकना। यूएस की देखो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी ये है, अपने पार्टनर्स को, जैसे जापान को, साउथ कोरिया को, इन सबको एक तरफ मजबूत किया जाए, उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन हो, इसके लिए मिनीलेटरल ग्रुप्स बनाए जाएं, जैसे चिप 4, ओकस, क्वाड, ये सब। इससे चाइना को कंटेन किया जा सकता है। चाइना दूसरी तरफ ये चाहता है कि यूएस ये मान ले कि एशिया में हमारी प्राइमेसी है, इसे एक्सेप्ट कर ले, और यूएस हमारे साथ बायलेटरल टाइज पे फोकस करे। लेकिन ये यूएस को स्वीकार नहीं है। और बात करें इंडिया की, इंडिया के लिए इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? देखो, अगर ऊपर ऊपर से देखें तो ये यूएस का चाइना के साथ एंगेजमेंट, इससे तो इंडिया को खतरा है, क्योंकि चाइना यूएस का दुश्मन है। इसी वजह से तो इंडिया की इज्जत है, इसी वजह से तो यूएस को इंडिया की जरूरत है। अगर यूएस और चाइना के बीच में दोस्ती हो गई तो यूएस को इंडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखो, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है। अगर इसे डीपली देखा जाए तो बाइडेन की जो ये पॉलिसी है ना, रिस्पॉन्सिबल कंपटीशन वाली, इसमें इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जैसे देखो, एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताता हूं, आप समझ जाओगे। अगर यूएस और चाइना के बीच में टेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो इंडिया को ना स्टैंड लेना पड़ता है फिर यूएस के पक्ष में, बिल्कुल पूरी तरह से। अगर यूएस और चाइना के बीच में टेंशंस बहुत ज़्यादा है तो इंडिया को एक साइड चूज करनी पड़ेगी, और जाहिर तौर पे वो साइड यूएस की ही होगी। तो चाइना के साथ फिर रिलेशंस और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। चाइना इस बात से बहुत चिढ़ता है और इंडिया नहीं चाहता ये सिचुएशन आए। तो इंडिया यही चाहता है कि थोड़ा बहुत ना ये दोनों देश आपस में एंगेज करता रहे और इंडिया भी फायदा उठाता रहे दोनों का, चाइना का कम, यूएस का ज़्यादा। थोड़ा बैलेंस्ड बनाने की इंडिया की कोशिश ज़्यादा होती है, ज़्यादा बैलेंस्ड यूएस की साइड, लेकिन हाँ, चाइना के साथ रिलेशन खराब ना हो। दूसरा देखो, यूएस की जो ये स्ट्रेटजी है रिस्पॉन्सिबल कंपटीशन वाली, मतलब इसमें ना यूएस मिनीलेटरल ग्रुप्स तो बनाता रहेगा। ये सारे मिनीलेटरल ग्रुप्स जो यूएस ने बनाए हैं, जैसे चिप 4, ओकस, अब ना इंडिया इन मिनीलेटरल ग्रुप से फायदा उठा सकता है। जैसे इंडिया यूएस को बोल सकता है कि चिप 4 ग्रुप में भाई हमें भी शामिल कर लो, जैसे क्वाड में तो इंडिया है ही है। तो इंडिया इन ग्रुप्स का हिस्सा बन के टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है इन देशों से। इससे इंडिया एक टेक पावर हाउस बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो ये भी इंडिया को एडवांटेज है।
कुल मिला के देखो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि इंडिया को ना केयरफुली नेविगेट करना होगा। इंडिया को यूएस और चाइना दोनों के साथ एंगेज करते रहना होगा, क्योंकि चाइना के साथ देखो हमारा बॉर्डर लगता है, यूएस के साथ चाइना का ना बॉर्डर नहीं लगता। कल को चाइना के साथ ज़्यादा टेंशन्स होंगी तो उसका इंपैक्ट बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। और जहाँ तक हो आप बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट अवॉइड ही करना चाहोगे। हर देश ऐसा चाहता है कि बॉर्डर पे किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना हो। अगर बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट होता है तो ध्यान वहाँ पे जाता है, एनर्जी पैसा वहाँ पे ज़्यादा है बॉर्डर पे, और इकोनॉमी पे ध्यान नहीं जाता। चाइना तो अब डेवलप कर चुका है, मतलब काफ़ी आगे निकल चुका है। इंडिया की अब बारी है अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने की, और पैसा अगर डिफेंस में ज़्यादा गया तो फिर समझ गए खतरा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सी राजा मोहन का। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, आईआईटीज में स्टूडेंट्स की अनहैप्पीनेस, डिप्रेशन और सुसाइड्स के बारे में है। पिछले कुछ समय में हमने पढ़ा आईआईटी में भी स्टूडेंट्स के सुसाइड की खबरें। अब लोग बोलते हैं कि आईआईटी जाने के बाद तो देखो जीवन सेट है, वहाँ भी अगर स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गलत है। तो इस आर्टिकल में हम जानने की कोशिश करते हैं क्या गलत है आईआईटीज में, और क्यों स्टूडेंट्स अनहैप्पी हो जाते हैं आईआईटीज में जाकर भी, डिल्यूजन का शिकार हो जाते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज़ आईआईटी में आपको पता है एडमिशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एडमिशन से पहले लोगों को लगता है कि आईआईटी सिर्फ हाई पेइंग जॉब्स के लिए है, एजुकेशन के लिए नहीं है, और इसलिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आईआईटी में एडमिशन के लिए। 13-14 साल के बच्चे जो है कोचिंग सेंटर्स में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और ये जो एज होती है ना, टीनेजर्स होते हैं बच्चे, किशोर अवस्था में होते हैं, स्टूडेंट्स दोस्तों, फैमिली और सोशल लाइफ से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। उनकी पूरी जो सेल्फ वर्थ है सिर्फ इसी चीज़ से जुड़ जाती है कि जेई का एग्ज़ाम क्रैक किया है या नहीं किया है। राइटर ना एक एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा लाइटर नोट पे। वो बोलते हैं इतना कंपटीशन है, अगर जेई जो टेस्ट कंडक्ट करती है ना, वो अगर ये बोल दे कि अगर जिस बच्चे ने ब्लड डोनेट किया है तो उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो पूरे देश के जो ब्लड बैंक हैं वो भर जाएंगे। तो ये उनका लाइटर नोट पे एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल तो देखो दूसरे एग्जाम्स के लिए भी उतना ही वैलिड है। आईआईटीज में ना एडमिशन के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यों खुश नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार हमें ना टॉप का आईआईटी नहीं मिला। जिन्हें टॉप का आईआईटी मिला है, फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे, उनमें से बहुतों को लगता है कि हमें सीएस ब्रांच नहीं मिली, तो वो खुद को ना फेलियर मानने लगते हैं। इस वजह से अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन देखने को मिलता है। और जेई को भी ना ये समझना चाहिए कि जो बच्चे आईआईटी जेई टेस्ट की तैयारी करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो अब कॉलेज के कोर्स वर्क के लिए तैयार हो गए हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट चीज प्लेसमेंट देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। आईआईटीज की जब भी बात होती है तो प्लेसमेंट की बात जरूर होती है। अखबारों में और वेबसाइट्स पे हम इस प्रकार की खबरें देखते रहते हैं। आईआईटी बॉम्बे से स्टूडेंट का लगा 1.5 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज। राइटर कहते हैं ऐसा देखो एक आधा स्टूडेंट होता है मुश्किल से, और बहुत सारे, अभी कुछ दिनों पहले की खबर है, इवन आईआईटी बॉम्बे में भी 100% प्लेसमेंट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जॉब तक नहीं लग पाती। लेकिन एक बच्चे की अगर पैकेज हाई फाई लग भी गया तो बाकी स्टूडेंट्स का कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो अखबार में बढ़ा चढ़ा के बताते हैं मीडिया वाले। और जैसे देखो हमारे साथ होता है सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स के साथ में, टेस्ट का जब रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, अब आने वाला है, तो फिर कंपैरिजन स्टार्ट होता है कि मोहल्ले में उसका तो क्लियर हो गया, देखो अखबारों में सबका क्लियर हुआ है, तुम्हारा कब होगा। तो इससे जो प्रेशर बढ़ता है ना, तो प्लेसमेंट से संबंधित इशू जब अखबारों में जगह प्राप्त करता है ना, तो बाकी स्टूडेंट्स पे भी प्रेशर आता है कि तुम्हारा तो 1 करोड़ का नहीं लगा। इवन देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी अच्छी खासी जॉब लग जाती है आईआईटी के थ्रू, प्लेसमेंट हो जाती है, लेकिन बाद में उनको जॉब बोरिंग लगती है। उनको लगता है कि यार इस जॉब के लिए इतना तैयारी की थी, ये जॉब तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो बहुत बोरिंग जॉब है यार ये तो यहां से डिसइल्यूजन आ जाता है। क्या करना चाहिए? राइटर अपनी तरफ से बहुत सारे सजेशंस भी देते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि मीडिया के साथ ना काम करके आईआईटीज को ना प्लेसमेंट को लेके हाइप को कम करना चाहिए।
कुछ दिनों पहले एक खबर आई भी थी ना, अलग अलग IITs ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम प्लेसमेंट होने पे पैकेज नहीं अनाउंस करेंगे कितने का पैकेज लगा है। नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स को एंगेज करके उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशन सेट करनी होगी, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उनकी होनी चाहिए। जैसे देखो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल सेट होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कितनी सीट्स हैं, ताकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, जो अभी IITs में प्लेसमेंट ऑफिस होता है ना, उसका नाम करियर ऑफिस होना चाहिए। उस ऑफिस का काम होना चाहिए IIT स्टूडेंट्स का करियर बनाने में मदद करना, ना कि सिर्फ प्लेसमेंट दिलवाने में। समझ गए? फर्क है दोनों चीजों में। प्लेसमेंट मतलब सिर्फ जॉब लगवा देनी, और करियर मतलब करियर की ट्राजेक्टरी भी, आगे आगे करियर कैसे मूव करेगा, और लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, होलिस्टिक व्यू क्या है, ट्राजेक्टरी क्या होगी, डोमेन क्या है, एक ब्रॉडर सेंस में चीजों को देखता है करियर ऑफिस। और प्लेसमेंट ऑफिस का मतलब सिर्फ जॉब लगवाने से है। नेक्स्ट, IITs में ना छोटे छोटे क्लासरूम होने चाहिए ताकि फैकल्टीज स्टूडेंट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें। स्टूडेंट्स के लिए समझदार मेंटर्स और काउंसलर्स होने चाहिए ताकि IIT स्टूडेंट्स उन मेंटर्स और काउंसलर से बात कर सकें। जो PhD स्टूडेंट्स हैं ना IITs में, उनको एंगेज करवाना चाहिए IIT स्टूडेंट्स के साथ में, वो बढ़िया से गाइड कर सकते हैं। और IITs में ना बहुत सारे स्टूडेंट फेस्ट होते हैं, इनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके स्टूडेंट्स और ट्यूटर्स की इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवानी चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स राइटर बताते हैं अपनी तरफ से। इन स्टेप्स की सहायता से जो अनहैप्पीनेस है IITs में, डिप्रेशन के शिकार बच्चे कुछ हो रहे हैं, सुसाइड्स भी सामने आए हैं, इन चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है। 2 क्वेश्चंस देखो आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन तो IITs में सुसाइड्स और डिस्ट्रेस से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है US की रिस्पॉन्सिबल कंपटीशन वाली स्ट्रेटेजी, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, और स्पेशली इंडिया पे फोकस करना है, इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे US की स्ट्रेटेजी के। ऊपर वाला क्वेश्चन आपको 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है, नीचे वाला 150 वर्ड्स में। ऊपर वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स का, नीचे वाला 10 मार्क्स का। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक ज़बरदस्त डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।